तो आइए हम पढ़ते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। तो आइए हम यहाँ से पढ़ते हैं। लुईस 16 ने टैक्स इंक्रीज करने का फैसला ले लिया था, और इस इंक्रीज का रीजंस, यानी टैक्स वो इंक्रीज क्यों कर रहा है, इसका रीजंस हम पहले पढ़ चुके हैं। और अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, ताकि आपको पहले का बातें पता चलेंगी। तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। तो आइए हम देखते हैं कि वो टैक्स कैसे इंक्रीज कर सकता था और ऐसा फ्रांस में कैसे होता था। तो ऐसा नहीं था कि फ्रांस का राजा खुद से टैक्स बढ़ा सकता था या इंक्रीज कर सकता था, उसके पास पावर नहीं था। वो उसके टैक्स इंक्रीज करने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट्स, क्लर्गी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुमत के आधार पर ही तय होती थी कि टैक्स बढ़ाया जाए या नहीं। लेकिन ये मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ राजा को था, यानी मोनार्क को था, और ऐसी मीटिंग अंतिम बार 1614 में बुलाई गई थी। 5 मई 1789 5 मई 1789 को लुईस 16 ने यह असेंबली बुलाई, तीनों स्टेट जनरल की। नए जो टैक्स के प्रपोजल थे उसे पास करने के लिए, और वर्साय के महल में सभी होस्ट के स्वागत के लिए काफी तैयारियां की गई। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ने करीब 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, यानी फर्स्ट स्टेट से 300 और सेकेंड स्टेट से 300। और वो इस तरह से, मान लीजिए ये राजा है और इस तरह से रो में बैठे हुए थे, साइड बाय साइड। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग रो में बैठे हुए थे, और थर्ड स्टेट के लोगों ने करीब 600 अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, क्योंकि ये लोग ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये जो 600 लोग थे, इन लोगों के बीच पीछे खड़े थे, ऐसे रो के पीछे इस तरह से खड़े थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग भी थे, उनका रिप्रेजेंटेशन भी थर्ड स्टेट के जो प्रोस्पेरस और एजुकेटेड लोग थे वही कर रहे थे। और इस मीटिंग से पेजेंट, आर्टिसंस और वुमेन का एंट्री डिनाइड था, यानी उन्हें एंट्री करने का अधिकार नहीं था। तो लेकिन बात यह है कि जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एजुकेटेड थे, प्रोस्पेरस थे, लेकिन उन्होंने 40,000 लेटर्स, यानी 40,000 लेटर्स के बाद एक लिस्ट तैयार की अपने ग्रुप के लोगों के ग्रीवेंसेस और डिमांड्स की, जो लिस्ट वो अपने साथ लेकर आए थे। तो बात यह है कि वोटिंग स्टेट जनरल में होती थी एक प्रिंसिपल पर, जो कि प्रिंसिपल पहले से बना हुआ था, काफी समय से इसी प्रिंसिपल पर वोटिंग होती आ रही थी। इस प्रिंसिपल में सभी तीनों जो स्टेट्स थे, यानी क्लर्जी, नोबल और थर्ड स्टेट, इन सभी को एक एक वोट का अधिकार था। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो चाहते थे कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हैं उन सभी को एक एक वोट मिले, सभी मेंबर्स को एक एक वोट मिले, और इस तरह से वोटिंग हो, यानी वोटिंग का पैटर्न चेंज होना चाहिए। और ये जो वोटिंग का पैटर्न था, ये एक तरह का डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, जो कि पुट किया गया था फिलोसोफर्स द्वारा, जैसे कि रूसो। इन्होंने अपनी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में इस प्रिंसिपल का जिक्र किया है। लेकिन किंग ने इस प्रपोजल को इनकार कर दिया, यानी जो वोटिंग का प्रपोजल था चेंज करने का, उस प्रपोजल को इनकार कर दिया। लेकिन किंग ने इस प्रपोजल को इनकार क्यों किया? किंग ने प्रपोजल को इनकार इसलिए किया क्योंकि अगर तीनों के पास एक एक वोट रहेंगे तो क्लर्गी और नोबिलिटी को तो देने नहीं होते टैक्स, और ये दोनों पास कर देंगे बिल जिस तरह से राजा चाहता है, और राजा अपनी इच्छा पूरी कर लेगा। लेकिन अगर वो चेंज कर देता है वोटिंग पैटर्न, तो उसकी बात नहीं रह पाएगी और वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए उसने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात से नाराज होकर थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और असेंबली से बाहर आ गए। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये खुद को फ्रांस के जनता का प्रवक्ता मानते थे और उनका नेता खुद को मानते थे। तो इन्होंने 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एक मीटिंग बुलाई और असेंबल हुए सभी लोग। उन्होंने खुद को
नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और उन्होंने कसम खाई कि जब तक राजा का पावर्स लिमिट करने वाला है, यानी जो राजा था उसके पावर्स को लिमिट करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता फ्रांस के लिए, तब तक ये मीटिंग भंग नहीं होगी, यानी ये नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। और इनका नेतृत्व कर रहे थे मिराबू और एबेसियस। मिराबू एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो इस फ्यूडल प्रिविलेज वाले सिस्टम को हटाना चाहते थे सोसाइटी से, और इस बात से एग्री करते थे। उन्होंने कई सारे जर्नल्स निकाले और कई पावरफुल स्पीच दिए क्राउड्स के सामने जो वर्साय में असेंबल होती थी। यहाँ देखिए एक इमेज है नेशनल असेंबली की, जिसमें लोग कसम खा रहे हैं, ओथ ले रहे हैं। अब देखिए, और एबेसियस जो थे वो एक ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे। उन्होंने कई इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखे, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्साय में अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उस समय फ्रांस में बहुत सारे टर्मोइल्स हो रहे थे, यानी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। उस साल यानी उस वर्ष फ्रांस में एक बहुत बुरी विंटर्स आई थी, यानी विंटर उस वर्ष की बहुत खराब थी। इस वजह से हार्वेस्ट बहुत बुरा हुआ था और इस कारण ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। इस बात का फायदा उठाकर बेकरी के मालिकों ने सप्लाईज को होर्डिंग करना शुरू किया, यानी जमाखोरी करना शुरू किया, और इस बात का वो फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन जो लोग लगे हुए थे लाइंस में बेकरी के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ब्रेड्स को लेने के लिए, तो कई जगहों पर एंग्री वुमेन का जो लाइन था, यानी क्वीज थे, वो काफी एंग्री हो गए और वो शॉप को स्टॉर्म कर दिया, यानी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, दुकान लूट लिए। उसी समय राजा ने अपने ट्रूप्स को ये ऑर्डर दिया कि पेरिस में मूव कर जाओ, यानी पेरिस में एंटर कर जाओ। और इसके बाद 14 जुलाई को एक एजिटेटेड क्राउड ने बेस्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया, स्टॉर्म कर दिया। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, बेस्टिल को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया और स्टॉर्म किया शुरू के देखते हैं। इसके बाद 14 जुलाई की घटना के बाद कंट्री साइड यानी देहाती इलाकों में रिमर्स फैलने लगे। सभी गांवों में लगभग ये रिमर्स फैल गए कि मैनर, यानी जो जमींदार होते थे उन्हें मैनर्स कहा जाता था, मैनर ने हायर किया है गुंडों के समूहों को ताकि वो उनके पके हुए फसलों को डिस्ट्रॉय कर सके, बर्बाद कर सके। इस डर से जो पेजेंट्स थे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे इलाकों में हॉर्स या फिर पिचवर्क्स लेकर चटेऊ को अटैक कर दिया, यानी चटेऊ जो ग्रामीण किले होते थे उन्हें चटेऊ कहा जाता है। चटेऊ को अटैक कर दिया। उन्होंने वहां से ग्रेन्स लूट लिए और वहां जमा किए हुए ग्रेन्स जो थे उसे लूट लिए और सभी डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स को जलाकर खत्म कर दिया। उन डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज थे, यानी लगान संबंधी रिकॉर्ड्स थे। इसके बाद बहुत सारे नोबल्स अपने घरों को छोड़कर भाग गए। अपने घरों ही नहीं, उसमें से बहुत सारे तो उन्होंने देश तक छोड़ दिया, दूसरे देशों में जाकर उन्होंने शरण ली। और अपनी जनता का पावर देख के, रिवोल्टिंग जनता का पावर देख के लुईस 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइजेशन दे दी और उसे पावर्स दे दिए, और उसने एक्सेप्ट किया कि अब उसके पावर्स पर कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिट होगा और नेशनल असेंबली उसको हमेशा रेगुलर चेक में रखेगी। 4 जुलाई 1789 की रात को असेंबली ने एक एक्ट पास किया जिसने फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस इसको अबॉलिश कर दिया और क्लर्जी के लोगों को भी मजबूर किया गया कि वो अपने प्रिविलेजेस को खत्म करें, अपने प्रिविलेजेस को हटा लें। टीथ्स यानी जो धार्मिक टैक्स होता था उसे हटा दिया गया और जो चर्च द्वारा लैंड्स यानी जमीनें एक्वायर की गई थी उन सभी को सरकार ने कब्जा कर लिया। इसके बाद इसके रिजल्ट के रूप में गवर्नमेंट के पास करीब 2 बिलियन लीवर्स का प्रॉपर्टी आ गई। अब इसके बाद आइए देखते हैं टॉपिक है फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस क्या हो गया? अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, यानी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का शासन हो गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लिया और इसका मेन ऑब्जेक्ट था
राजा के पावर को लिमिट करना, यानी राजा के पावर को ज्यादा होने से रोकना। इस पावर को एक जगह कंसंट्रेटेड होने के बजाय बल्कि कई जगहों पर विभाजित कर दिया गया, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सभी को अलग अलग पावर्स दे दिए गए और ये एक दूसरे के पावर्स में इंटरफेयर नहीं करते। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाया गया फ्रांस में। इस फिगर में आप देख सकते हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डिफाइन किया है, किस तरह से वो काम करता है। इस फिगर को आप पढ़ लें। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर यानी नियम बनाने के जो पावर थे, यानी रूल्स बनाने के, वो दिए गए नेशनल असेंबली को। जैसा कि इंडिया में पार्लियामेंट को पावर है रूल्स बनाने को, उसी प्रकार वहां पे पावर दिए गए नेशनल असेंबली को, जिसको कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। इंडिया में इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। सिटीजन्स वोट करते थे ग्रुप ऑफ इलेक्टर के लिए, यानी सिटीजन्स चुनेंगे एक ग्रुप ऑफ वोटर्स को, ग्रुप ऑफ इलेक्टर को, जो बाद में चुनेंगे असेंबली के मेंबर्स को, यानी इन ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स ये मिलकर चुनेंगे असेंबली के मेंबर्स को। और लेकिन इन वोटिंग में सभी लोगों को अधिकार नहीं था, कुछ लोगों को अधिकार था। करीब जिन लोगों की उम्र 25 वर्ष से ऊपर थी और जो टैक्स पे करते थे 3 दिन के लेबर चार्ज, लेबर वेज के बराबर, यानी जो उससे कम टैक्स पे कर रहा है वो वोट नहीं दे सकता, उसे एक्टिव सिटीजन नहीं कहा जाएगा। एक्टिव सिटीजन वही कहलाएगा जो 3 दिन के लेबर वेजेस के बराबर टैक्स दे रहा है, उसी को वोट करने का पावर होगा। और इसके बाद जितने भी मेन एंड वोमेन, यानी जो 3 दिन के लेबर चार्ज के बराबर टैक्स नहीं देते थे, उन्हें पैसिव सिटीजन कहा गया, उन्हें पैसिव सिटीजन कहा गया। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, मतलब कि अगर कोई इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहे मेंबर ऑफ असेंबली के रूप में, तो उसे टैक्स पेयर के हाईएस्ट ब्रैकेट में होना जरूरी था, तभी वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले राइट ऑफ मैन और सिटीजन को डिक्लेरिफाई किया गया, और भी राइट्स डिक्लेयर किए गए, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सभी चीजें की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई। और इसको नेचुरल एंड इनअलाइबल राइट्स के रूप में रखा गया। ये सभी व्यक्तियों के साथ बिलोंग करती थी बाय बर्थ, यानी जो भी जन्म लेगा फ्रांस में उसके साथ ये राइट्स ऐड हो जाएंगी, उसके साथ ये राइट्स जुड़ जाएंगे। ये स्टेट की ड्यूटी हुई कि वो हर सिटीजन के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन यहाँ पर दिया गया है, उसे पढ़ लें आप, आपको काफी हेल्प होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक जो है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी फ्रांस ने मोनार्की को खत्म कर दिया, राजतंत्र को खत्म कर दिया और वो एक रिपब्लिक बन गई। तो आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। फ्रांस का सिचुएशन काफी वर्षों तक काफी टेंस रहा, यानी जो पीछे हमने घटनाएं पढ़े हैं उसके बाद काफी वर्षों तक बहुत टेंस रहा फ्रांस का सिचुएशन। जैसे कि लुई 16 ने तो कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर कर दिया था, उसे मान्यता दे दी थी और नेशनल असेंबली को भी मान्यता दी थी, लेकिन उसने सीक्रेटली प्रसा के राजा के साथ बातचीत शुरू की ताकि वो ऐसी घटनाएं जो कि हो रही थी 1789 के बाद, उन घटनाओं को दबा सके। बात यह है कि नेबरिंग कंट्री जितने भी थी उनके रूलर्स बहुत ज्यादा वरीड थे फ्रांस में होने वाली घटनाओं से, इसलिए उन्होंने सोचा कि ट्रूप्स भेज दिया जाए फ्रांस में जिससे ऐसे इवेंट्स को दबाया जा सके। उन्हें डर था कि कहीं ऐसी घटनाएं उनके राज्यों में ना होने लगे, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला किया। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने 1792 में, अप्रैल 1792 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार घोषित कर दिया, जिसके बाद हजारों वॉलंटियर्स यानी हजारों स्वयंसेवी आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आने लगे। हर प्रोविंसेस, काफी तबकों से, बहुत जगहों से आर्मी में ज्वाइन होने के आने लगे। उन्होंने इस वार को जनता और
राजाओं और एरिस्टोक्रेट्स यानी यूरोप में जितने भी राजा हैं और एरिस्टोक्रेट हैं उनके और जनता के बीच में युद्ध के तौर पर देखा। वो एक पेट्रोटिक सॉन्ग गा रहे थे जो था मर्सीले। ये कंपोज किया गया था रॉजर डी लिली द्वारा और ये पहली बार गाया गया था वॉलंटियर्स जो कि स्वयंसेवी मर्सीले से आ रहे थे पेरिस। उस रास्ते में इस सॉन्ग को गाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा मर्सीले, और जो कि अब फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो आइए अब आगे देखते हैं। ये जो रिवॉल्यूशंस हुए ये ऐसा नहीं है कि केवल अच्छी चीजें फ्रांस में लाए, इनका एक बुरा इम्पैक्ट भी था। इसमें काफी जाने भी गई और कई तरह की इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी लोगों को हुई। फॉर एग्जाम्पल मेन जो थे यानी आदमी जो थे वो चले जाते थे युद्ध में फाइट करने के लिए और वोमेन रह जाती थी पीछे, और वोमेन को अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता था, अर्निंग्स करनी पड़ती थी ताकि वो रोजी रोटी चला सके अपने घर का। लेकिन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता था कि इस रिवॉल्यूशन को जारी रखना जरूरी है, क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन में केवल पॉलिटिकल राइट्स मिले थे रिचर सेक्शन को। गरीब तबका अभी भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं पा सका था। इसलिए पॉलिटिकल क्लब्स आगे आए और उनका एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गया आगे के दिनों में। जो लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करना चाहते थे या फिर अपने फॉर्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करना चाहते थे वो इन पॉलिटिकल क्लब्स में जाते थे। इन पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब। ये इसका नाम पड़ा था फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जैकोब इन पेरिस के नाम पर, सेंट जैकोब के नाम पर। वोमेन ने भी यानी औरतों ने भी अपना कई सारे क्लब्स बनाए और वो भी काफी ज्यादा एक्टिव रही। तो हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे वोमेन्स के बारे में। हम अभी जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ते हैं। जैकोबिन क्लब उसके जो मेंबर्स होते थे वो सोसाइटी के लेस प्रोस्पेरस सेक्शन से आते थे। फॉर एग्जांपल स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसंस, शूमेकर्स, पेस्ट्री कॉक्स, इसके बाद प्रिंटर्स और सर्वेंट्स या फिर डेली वेजेस वर्कर, इस तरह के लोग जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स बनते थे। और इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के एक बड़ी ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो अब लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे। क्या? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। तो जैसा कि डॉक वर्कर्स पहनते हैं उस तरह का, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं मेन और वुमेन ने पहने हैं क्या? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अलग दिखाना चाहते थे। ये उनका विरोध का तरीका था। स्पेशली नोबल्स जो कि ब्रीचेस पहनते थे। क्या? नोबल्स लोग नॉर्मली नी ब्रीचेस पहनते थे और ये उस तरह उससे दूर रहते थे, और इन्हें कहा गया सैन कुतुआ यानी विदाउट ब्रीचेस, जो कि ब्रीचेस ना पहनते थे। इन जैकोबिन्स को यानी जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को सैन कुतुआ कहा गया, जिसका मीनिंग होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। सैन कुतुआ मेन होते थे यानी जो मर्द होते थे वो रेड कैप भी पहनते थे, लेकिन ये रेड कैप औरतों को पहनना अलाउड नहीं था। ये रेड कैप लिबर्टी का सिंबल था यानी आजादी का सिंबल था। 1792 के गर्मियों में जैकोबिन के मेंबर्स ने डिसाइड किया, इस बात से परेशान होकर यानी हाई प्राइस ऑफ फूड से परेशान होकर और फूड के शॉर्ट सप्लाई से परेशान होकर, बात यह है कि पेरिस के लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे, तो पेरिस के लोगों को साथ लेकर उन्होंने एक विद्रोह का प्लानिंग किया। 10 अगस्त के मॉर्निंग को उन्होंने टेलेरस के पैलेस पर धावा बोल दिया और राजा के सुरक्षा कर्मियों को मार डाला और राजा को होस्टेज बना लिया। बाद में असेंबली ने रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया और उसके बाद इलेक्शन हुए। तो उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें 21 वर्ष से बड़े सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। उसमें वेल्थ का कोई बात नहीं था, जैसा कि पहले वेल्थ को ध्यान में रखा जाता था। 21 वर्ष से बड़े सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। जो नया इलेक्शन हुआ उसमें जो असेंबली सिलेक्ट हुई
उसे कहा गया कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। तो आप जानते हैं रिपब्लिक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि पीपल चुनते हैं गवर्नमेंट को, इसमें कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होती। तो जानते हैं लुई 16 के साथ क्या हुआ। लुई 16 को मौत की सजा सुनाई गई, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 21 जनवरी 1793 को प्लेस दी ला कॉनकॉर्ड में उसे पब्लिकली फांसी दे दी गई और क्वीन मैरी एंटोनिएट का भी आगे चलकर यही हाल हुआ, द रेन ऑफ टेरर। इसके पहले हमने देखा लुई 16 को मौत की सजा सुनाई गई देशद्रोह के मुकदमे में, और क्वीन मैरी एंटोनिएट का भी यही हाल हुआ कुछ समय बाद। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए 1793 से 1794 इस काल को फ्रांस में कहा जाता है रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक का काल। क्यों? क्योंकि जो रोबेस्पियर था, जैकोबिन्स का नेता, उसने काफी हार्ड पॉलिसी अपनाई, यानी सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई, और उसने जिसे भी रिपब्लिक यानी गणतंत्र का दुश्मन समझा, फॉर एग्जाम्पल नोबल्स, क्लर्जी, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, या फिर उसकी पार्टी के वैसे मेंबर्स जो उसकी बातों से या उसकी मेथड से एग्री नहीं करते थे, उन्हें उसने अरेस्ट किया, इम्प्रिजन किया, और उन पर एक क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल यानी रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया गया। अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी पाता तो तुरंत उन्हें गिटल कर दिया जाता था, यानी मौत के घाट उतार दिया जाता था। गिलेटिन एक डिवाइस था जिसमें 2 पोल्स लगे हुए होते थे और बीच में ब्लेड लगा हुआ होता था, और जिस पर किसी पर्सन को मारा जाता था, यानी उसका सर कलम कर दिया जाता था। इस डिवाइस का नाम पड़ा था डॉक्टर गिलेटिन के नाम पर, जिन्होंने इसकी खोज की थी। रोबेस्पियर की सरकार थी, उसने मैक्सिमम सीलिंग कर दी वेजेस और प्राइसेस की, यानी कि दैनिक भत्ते उसकी मैक्सिमम सीलिंग कर दी और किसी भी वस्तु की मैक्सिमम प्राइसेस की सीलिंग कर दी। और मीट और ब्रेड थे, इनको रैशनिंग कर दिया गया। और पेजेंट्स, जितने भी पेजेंट थे, उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन्स जो वो अनाज उगाते थे उन्हें वो ट्रांसपोर्ट करे सिटीज में, और वहां उतने ही दाम पर बेचे जितने दाम गवर्नमेंट ने तय किए हैं, उससे वो कम ज्यादा पर बेच नहीं सकते थे। और ज्यादा एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर यानी आटे की यूज को बंद कर दिया गया, उसे बैन कर दिया गया। और ऑल जितने भी सिटीजन्स थे उन्हें ये जरूरी कर दिया गया कि वे प्लेन आटा खाए, या कह सकते हैं इक्वालिटी ब्रेड, जिसे समता रोटी हिंदी में कहा जाएगा। इक्वालिटी ब्रेड खाने के लिए जरूरी कर दिया। और इक्वालिटी फॉर्म ऑफ स्पीच यानी बातचीत बोलचाल में भी इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेडिशनल फ्रेंच में कहा जाता था मनुष्योर मेन को और मदाम औरत को, लेकिन ऐसा कर दिया गया कि सभी फ्रेंच मेन एंड वुमेन सितोयेन और सितोयन कहा जाने लगा। यानी किसी आप मेल को एड्रेस कर रहे हैं तो उसे आप सितोयन कहेंगे, और किसी फीमेल को एड्रेस कर रहे हैं तो आप सितोयन कहेंगे। उसके अलावा दूसरे वर्ड्स एड्रेस करने के लिए यूज नहीं कर सकते। और जितने भी चर्चेस थे उन्हें बंद कर दिया गया और उनके बिल्डिंग्स को बैरक या फिर ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। रोबेस्पियर ने इतनी हार्ड पॉलिसी अपनाई कि उसके जो सपोर्टर्स थे वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए और काफी ज्यादा त्राही करने लगे। इसके बाद फाइनली उसे एक कोर्ट ने गिल्टी माना और जुलाई 1794 में उसे अरेस्ट करके अगले ही दिन गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। इस तरह से रोबेस्पियर का अंत हुआ। अब रोबेस्पियर के सरकार के जाने के बाद यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो जैकोबिन गवर्नमेंट के जाने के बाद, रोबेस्पियर के जाने के बाद, जो वेल्दियर मिडिल क्लास था, ज्यादा अमीर तबका था, उसके पास पावर आ गया। और उसके बाद नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई जिसमें जो गरीब लोग थे, कमजोर लोग थे, जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन था, उसे मतदान से वंचित कर दिया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान रखा गया। और ये लोग बाद में फिर डायरेक्टरी एक बनाते थे
जो कि 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव होता था। और ये इसलिए किया गया क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट में देखा गया कि पावर का कंसंट्रेशन एक जगह था, और इस चीज से बचने के लिए डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान रखा गया। तो बार बार बात यह है कि डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में झगड़ा होते रहता था, और लेजिस्लेटिव काउंसिल डायरेक्टरी को बार बार डिसमिस करने की कोशिश करता था, और यही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी डायरेक्टरी की बाद में मिलिट्री डिक्टेटर जो कि नेपोलियन बोनापार्ट, उसके राइज का कारण बनी, मतलब उसके राइज में ये सहायक हुई। लेकिन जितने भी ये चेंजेस थे या फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, इनके लिए आइडल्स थे। वो थे आइडल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, ये सब इंस्पायरिंग आइडियल्स थे। इनसे वो नहीं हटे। ये सभी चीजें सभी सरकारों में रही। इन्होंने सभी पॉलिटिकल मूवमेंट्स को मोटिवेट किया, फ्रांस में भी और उसके बाद यूरोप में भी। कई डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? ये टॉपिक आइए देखते हैं। तो बात यह है कि वेरी बिगिनिंग से, यानी शुरुआत से ही वुमेन काफी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी इवेंट्स में, जिन्होंने फ्रेंच सोसाइटी में काफी महत्वपूर्ण चेंजेस लाए थे। तो उन्होंने होप किया था, यानी महिलाओं ने होप किया था कि उनका इन्वॉल्वमेंट इन इवेंट्स में सरकार यानी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट पर यह प्रेशर देगा कि वो ऐसे मेजर्स ले जो उनके लाइफ को इंप्रूव कर सके। थर्ड स्टेट के जो ज्यादातर वुमेन थी, उन्हें काम करना पड़ता था अपने लिविंग के लिए, जीने के लिए। वो काम करती थी कढ़ाई बुनाई के तौर पर, या फिर लॉन्ड्रीज में वो फूल बेचती थी, या फूल फल या फिर सब्जियां बेचती थी, या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में एम्प्लॉय होती थी अमीर घरों में। तो बात यह कि ज्यादातर वुमेन्स को का एक्सेस नहीं था एजुकेशन तक या फिर जॉब ट्रेनिंग तक। जो वेल्थियर मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के या फिर नोबल्स, इनके डॉटर्स ही पहुंच पाती थी कॉन्वेंट स्कूल तक स्टडी के लिए। लेकिन उसके बाद भी उनका भी मैरिज कर दिया जाता था परिवार द्वारा। जो वर्किंग वुमेन होती थी, उनको केयर करना पड़ता था अपनी फैमिलीज के बारे में, जैसे कि उन्हें खाना पकाना पड़ता था, पानी लाना होता था, लाइन लगकर ब्रेड लाने होते थे, और बच्चों को भी देखना होता था। और उनके वेजेस होते थे, उनके वेजेस मेन के मुकाबले कम होते थे। जितने मेन को वेजेस मिलते थे उतने वेजेस उनको नहीं मिलते थे। तो बात यह कि अपनी आवाज उठाने के लिए या फिर अपनी बातों को डिस्कस करने के लिए वुमेन्स ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब शुरू किए और न्यूज़पेपर शुरू किए। करीब 60 वुमेन क्लब्स आए फ्रेंच सिटीज में, बहुत सारे फ्रेंच सिटीज में करीब 60 वुमेन क्लब्स आए। और इसमें से सबसे ज्यादा फेमस था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन। ये दो जो क्लब थे, ये बहुत ज्यादा फेमस थे। इनका एक मेन डिमांड था कि इन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स मेन के बराबर ही मिलना चाहिए। जितना मेन को पॉलिटिकल राइट्स है, उतना ही इन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। तो जो वुमेन थी वो काफी डिसअपॉइंटेड हुई 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उन्हें उसमें पैसिव सिटीजन के तौर पर रखा गया। उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने वोट का अधिकार मांगा और असेंबली में चुने जाने का अधिकार मांगा, और पॉलिटिकल ऑफिस वो पहुंच सके, इसके लिए भी वो अधिकार चाहती थी। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जब तक उनका नए गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जब तक वो सरकार में आएंगे, तब तक उनके बारे में सोचा नहीं जाएगा। तो शुरुआती वर्षों में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कई ऐसे नियमों में चेंजेस लाए, कई ऐसे नियम लाए जिसने वुमेन के लाइफ को काफी इंप्रूव किया। जैसे ही सरकारी स्कूल बने, स्कूलिंग यानी स्कूल कंपलसरी कर दिए गए सभी लड़कियों के लिए, और उनके पिता अब उनको शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे उनकी मर्जी के खिलाफ। और शादी जो था वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर बना दिया गया कि मतलब दोनों का विल होना चाहिए पति पत्नी का, तभी शादी मानी जाएगी। सिविल लॉ के तौर पर रखा गया और डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया, और ये अप्लाई किया जा सकता था मेन एंड वुमेन किसी के द्वारा। ऐसा नहीं था कि केवल मेन अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन को भी अधिकार मिला कि वो
डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वुमेन अब नए ट्रेनिंग के लिए जा सकती थी जॉब्स में, या फिर वो स्मॉल बिजनेसेस चला सकती थी। वुमेन का जो स्ट्रगल था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, वो अभी भी चलता रहा। तो आतंक के काल के दौरान, यानी रीन ऑफ टेरर, ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर, तो जो नए गवर्नमेंट थी उसने कई ऐसे लॉज पास किए ताकि वुमेन्स क्लब बंद हो जाएं और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन कर दी जाएं। जो बहुत सारी फेमस वुमेन्स थी, बहुत ही एक्टिव वुमेन्स थी, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया और उनमें से काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वुमेन्स मूवमेंट वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए करीब 200 सालों तक आगे तक चलता रहा, काफी वर्षों में वर्ल्ड में काफी वर्षों में, शायद अभी भी कहीं चल रहा होगा, ऐसी हो सकती है बात। तो वोट के लिए फाइट इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के दौरान लेट 19 अर्ली 20th सेंचुरी तक चला, और इसका एग्जांपल है पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी। और जानते हैं 1946 में जाकर फ्रांस में वुमेन को राइट टू वोट मिला, उसके पहले नहीं मिला था। तो ये था हमारा स्लेवरी। इसके पहले हमने देखा कि क्या महिलाओं ने भी क्रांति की थी, तो वहाँ तक हमने देख लिया था। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इस टॉपिक को पढ़ते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो देखिए, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, तो स्लेवरी तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। दास प्रथा ये यूरोप में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, और यूरोप में नहीं, आपको अरब वर्ल्ड में भी और भी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित थी। तो ये यूरोप में किस तरह से ख़त्म हुई और किस तरह से ख़त्म होने की शुरुआत हुई, ये चीज़ हम इस वीडियो में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेजिम वाज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। तो देखिए, जो जैकोबिन रेजिम था उसका सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था वो था एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। फ्रेंच कॉलोनीज थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस में, फ्रांस का जहाँ पर उपनिवेश था अफ्रीका के रीजन में और भी जहाँ पर, वहाँ पर फ्रांस की सरकार ने, जो जैकोबिन सरकार थी, उसने जो स्लेवरी थी उसको ख़त्म कर दिया था। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, जो कैरिबियन रीजन है वहाँ पर जो कॉलोनीज थी फ्रेंच की, जैसे मार्टिनिक, गुलजैप, सैंट डोमिंगो, तो ये जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लायर थे कम्युनिटीज़, जैसे कि टोबैको, इंडिको, शुगर और कॉफ़ी, इन सभी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सप्लाई करते थे। लेकिन जो यूरोपियंस थे वो उतने दूर रीजन में जाकर काम करना पसंद नहीं करते थे, और वो रीजन उनके लिए बहुत ही अनफेमिलियर था और बहुत ही हम कह सकते हैं कि उनको पसंद नहीं था वहाँ पर काम करना, इसलिए कोई जाता नहीं था यूरोप से वहाँ पर काम करने के लिए। तो जो फ्रांस के लोग थे, जो फ्रेंच बिजनेसमैन थे, उनके सामने ये परेशानी थी कि वो अपना काम कैसे निकालें, वो कहाँ से लेबर लेके आएँ जो इन सभी कामों को करे, यानी टोबैको का प्लांटेशन करना, इंडिगो का प्लांटेशन करना, शुगर का प्लांटेशन, कॉफ़ी का प्लांटेशन करना, ये सब कौन करे। तो इस वजह से उनके पास लेबर का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा था प्लांटेशन का काम करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो स्लेवरी सिस्टम थी वो काफ़ी ज़्यादा मददगार हुई। तो देखिए, ये एक तरह का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना, जिसमें कि देखिए फ्रांस के मर्चेंट्स, यहाँ पर मैं बता रहा था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। तो देखिए, यूरोप एक तरफ, अफ्रीका एक तरफ और तीसरी तरफ अमेरिकाज। तो देखिए, स्लेव ट्रेड बिगिन हुआ था 17th सेंचुरी से। 17th सेंचुरी की शुरुआत से स्लेव ट्रेड का सिस्टम शुरू हुआ था। जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो निकलते थे, बॉर्डेक्स और नांटेज, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर मैं गलत बोल दूं तो गलत मत समझिएगा, टू अफ्रीकन कोस्ट। यहाँ से जाकर अफ्रीकन कोस्ट पर पहुँचते थे, वहाँ से स्लेव्स को खरीदते थे, और जो लोकल लीडर्स होते थे या फिर लोकल जो ट्रेडर्स होते स्लेव के, उनसे स्लेव्स को खरीदते थे, उनका ब्रांडिंग करते थे और उन्हें फिर शिप्स में टाइटली पैक करके 3 महीने लॉन्ग ट्रिप पर भेज देते थे कैरिबियन रीजन में। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत टाइटली पैक करके 3 महीने तक किस तरह से लोग कितनी कठिनाई में वहाँ पहुँचते होंगे जो स्लेव होते होंगे। तो
तो 3 महीने तक अटलांटिक पार करते हुए कैरिबियन रीजन में उन्हें भेज दिया जाता था और उन्हें फिर बेच दिया जाता था प्लांटेशन ओनर्स, जो प्लांटेशन जो बागान होते थे उनके ओनर्स को बेच दिया जाता था। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका स्लेवरी का। इस तरह से स्लेव ट्रेड उस समय काम करता था यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। देखिए स्लेवरी जो थी उसी की वजह से जो ट्रेडर्स थे उनके लिए पॉसिबल हो पाया था कि वो यूरोप में जो शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो का डिमांड बढ़ रहा था उसको पूरा कर सकें। तो ये एक तरीके से हम आज कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत था जो हो रहा था, लेकिन उस समय के सोसाइटी में ये चीज़ थी कि जो ट्रेडर्स थे वो इस चीज़ को सही मानते थे और इसको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म भी किया जाता था। तो वो तो अलग बात है, हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। पोर्ट सिटीज़ लाइक बर्डेक्स एंड नांटेज, तो ये जो शहर थे पोर्ट सिटीज़, ये इनकी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी, जो इनका विकास हुआ था, वो सिर्फ मेनली हुई थी स्लेव ट्रेड की वजह से, क्योंकि ये स्लेव ट्रेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इसी वजह से इन शहरों का विकास हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी आई उसके शुरुआत से लेकर अंत तक स्लेवरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ स्लेवरी का कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सही चीज़ नहीं है। और जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली में काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे डिबेट्स हुए कि ये जो राइट्स ऑफ मैन की हम बात कर रहे हैं, फ्रांस में एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्या उन सभी को एक्सटेंड कर देना चाहिए कि जितने भी फ्रेंच सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी हमने कॉलोनीज़ बना कर रखी हैं उनमें भी। तो ये डिबेट्स तो चले, लेकिन कोई लॉ पास नहीं हो पाया कि उनको डर था, जो लॉ पास करने वाले लोग थे उन्हें डर था कि जो बिजनेसमैन हैं जो कि इन सभी ट्रेड्स में इन्वॉल्व हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपोज करेंगे और उनकी जो इनकम है, जो बिजनेसमैन की इनकम इस स्लेव ट्रेड पर डिपेंड करती है, वो बहुत ही ज़्यादा अपोज करेंगे और उस समय उनकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस तरह का लॉ बन पाया फाइनली 1794 में ये लॉ पास हो पाया कि स्लेवरी को बंद कर देना चाहिए और जितने भी स्लेव्स हैं फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन में, यानी फ्रेंच के जितने भी कॉलोनीज थे वहाँ पर जितने भी स्लेव्स को कैप्चर करके रखा गया है उन सभी को फ्री कर दिया जाए। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, सिर्फ ये कम समय तक ही रहा, करीब 10 साल तक, क्योंकि 10 साल बाद 10 years लेटर जो नेपोलियन था उसका शासन आया और उसने फिर से स्लेवरी को लागू कर दी। तो जो प्लांटेशन ऑनर्स थे उन्होंने समझा कि ये जो फ्रीडम है वो उनके पास अधिकार है कि वो अफ्रीकन निग्रोज को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए स्लेव बना सकते हैं। तो स्लेवरी को फाइनली अबॉलिश किया गया था फ्रेंच कॉलोनीज़ में 1848 में। ये नंबर इंपॉर्टेंट है 1848 में, और ये भी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मैंने कहा था 1794 में पहली बार रिमूव किया गया था। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है नीग्रो, कि आखिर ये नीग्रो वर्ड क्या होता है। तो देखिए नीग्रो एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है जो अफ्रीका के सहारा रीजन है उसके साउथ में रहने वाले लोगों के लिए, वहाँ के निवासियों के लिए। तो ये देखिए ये कोई सही वर्ड नहीं है, एक तरह से गाली के रूप में हम इसे ले सकते हैं। तो उस तरह का वर्ड है कि जातिवाद सूचक जैसा वर्ड होता है, बिल्कुल वही हम कह सकते हैं, वही है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। यानी जो रिवॉल्यूशन हुई उसके बाद लोगों का एवरीडे लाइफ कैसा था, लोग कैसे जी रहे थे, लोग किस तरह से अपने कामों को कर रहे थे। तो क्या यहाँ पर सबसे पहले सवाल पूछा गया है, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या पॉलिटिक्स लोगों के पहनावे को बदल सकती है, या फिर उनके भाषा को बदल सकती है, या फिर उन किताबों को बदल सकती है जो कि वो पढ़ते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि क्या पॉलिटिक्स लोगों के मन को इतना ज़्यादा बदल सकती है कि वो अपने पहनावे को चेंज कर दें, भाषा को बदल लें, या फिर जो बुक्स वो पढ़ना पसंद करते हैं उसे चेंज कर लें। तो इसका जवाब आपको खुद ब खुद सोचना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस saw many such changes in the lives of men, women and children। तो 1789 के बाद फ्रांस में रहने वाले लोगों, जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, बच्चे, सभी के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे।
The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. तो जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी उसने खुद पर जिम्मेदारी ली कि वो सारे लॉज को पास करेगी जो कि डिफाइन करेगी कि आखिर लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है और इनको किस तरह से लागू करनी है। और इसके बाद one important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ थी क्या, एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, जो कि तुरंत ही लागू की गई थी जब जो बेस्टिल था उसको तहस नहस कर दिया गया था, अंत कर दिया गया था 1789 में। उसके बाद तो सेंसरशिप क्या होता है, तो सेंसरशिप का यहाँ मैं मीनिंग आपको शॉर्ट में बता दूं कि देखिए अगर कोई न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर क्या न्यूज़ छापेगी ये पहले सरकार देखेगी कि क्या न्यूज़ छप रहा है। अगर सरकार को सही लगेगा कि ये न्यूज़ सही है तभी वो छपेगा, नहीं तो नहीं छपेगा। तो न्यूज़ की छटनी, न्यूज़ को काट छांट करना, इसी को हम सिंपल वर्ड्स में सेंसरशिप कहते हैं, इंग्लिश में हम सेंसरशिप कहते हैं। इन ओल्ड रिजिम यानी कि 1789 से पहले जो भी रिटन मटेरियल या और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होते थे जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज यानी कि आपका जो नाटक हो गया, उन सभी को तभी पब्लिश किया जाता था या फिर परफॉर्म किया जा सकता था जब उन्हें की अप्रूव किया गया है सरकार के सेंसर्स द्वारा, यानी जो राजा है उसके सेंसर्स द्वारा अप्रूव किया गया है, उसके बाद ही इन चीज़ों को परफॉर्म किया जाता था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। तो जो डिक्लेरेशन हुआ राइट्स ऑफ मैन सिटीजन, तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी इंक्लूड किया गया और बताया गया कि ये एक तरह का नेचुरल राइट है कि लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू कंट्री साइड। तो जब ये जो सेंसरशिप है जब रिमूव हुआ तो उसके बाद न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, इसकी बाढ़ जैसी आ गई, क्योंकि अब कोई सेंसरशिप नहीं था, जिसको जो मन छापना है वो छाप सकता था, जिसको जो कहना है वो कह सकता था। और पूरे फ्रांस का जो पेरिस था, पेरिस रीजन शहर का रीजन था, वहाँ पर बाढ़ आ गई और उसके साथ साथ वो बाढ़ फिर जो पैम्पलेट्स थे वो गाँवों में भी पहुँचने लगे, देहाती इलाकों में भी पहुँचने लगे, countryside rapidly into countryside. They all described and discussed the event change taking place in the France. तो वो मेनली ये बात कर रहे थे या फिर बता रहे थे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हुई हैं फ्रांस में, जो फ्रांस की रिवोल्ट हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्स दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। तो देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस की एक और अच्छी बात यह है कि आपका जो अपोजिंग व्यू है वो भी सामने आता है, यानी सरकार का अपोजिंग व्यू भी सामने आता है कि सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। Each sides out to convince the other of its position through the medium of print. तो देखिए जो लोग सरकार के पक्ष में थे या फिर विरोध में थे, किसी चीज़ का विरोध करते थे या उसके समर्थन में थे, वो एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते थे प्रिंट मीडियम से, या फिर प्लेज, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसीजन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो देखिए प्लेज जो होते थे, गाने जो बनते थे या फिर फेस्टिवल जो प्रोसेसन्स होते थे, वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते थे। दिस वॉज वन विद they could grasp the identity with ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about at length in text which only a handful of educated people could read. तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है या फिर जो चीज़ें लिखी जाती है पढ़े लिखे लोगों द्वारा, उसको अनपढ़ लोगों तक पहुंचाने के लिए या फिर उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो पहुंचाने के लिए ये एक ज़रिया था। यानी जो गाना बन गया या फिर जो प्लेज होते हैं या फिर जो फेस्टिवल में जो जुलूस निकलता है या फिर लोगों गैदरिंग होती है, वहाँ पर इन चीज़ों को बताकर, बात कर, उस पर गाना बनाकर, उस पर नाटक बनाकर, उसका मंचन करके उन सभी लोगों को इन चीज़ों को समझाया जा सकता था बड़ी आसानी से, क्योंकि वो लोग बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस टेक्स्ट में क्या लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ये अच्छा है, ख़राब है। तो ये इसका एक फ़ायदा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो हमारा क्या कहते हैं सेंसरशिप को रिमूव करने का। अब हम आगे पॉइंट पढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट पॉइंट है।
कंक्लूजन, हमारा लास्ट पॉइंट चैप्टर का। और यहाँ पर इमेजेस भी है, इमेजेस पर भी आप ध्यान दे लें क्योंकि इमेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेपोलियन का इमेज दिया गया है, इसके ऊपर भी कई सारे इमेजेस हैं, उन सभी को भी आप ध्यान दे लें। 1804 ईस्वी में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। वो निकल गया अपने यूरोपियन कंट्रीज जो थे फ्रांस से लगे हुए या फिर यूरोप में, उन सभी को कैप्चर करने में, जो डायनेस्टीज थी उन्हें ख़त्म करने में और नए किंगडम्स बनाने के लिए, और जहाँ पर उसने अपने परिवार के लोगों को बैठा दिया राजा के रूप में। तो नेपोलियन जो था वो खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर समझ रहा था। उसने कई सारे ऐसा नहीं था कि उसने किया नहीं था कुछ काम, उसने बहुत सारे अच्छे काम किए थे। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज, बहुत सारे लॉज उसने इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को हड़प नहीं सकते हैं। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स आपने पहले पढ़ा होगा कि जो वेट्स होते थे फ्रांस में, ये बहुत सारे अलग अलग वेट मेजर्स को यूज़ किया जाता था, वेट एंड मेजर्स को, लंबाई नापने के लिए, वजन नापने के लिए। तो कि उसने यूनिफॉर्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, उन सभी रीजन में जिन रीजन्स को उसने क्या कहते हैं जीता था या फिर कैप्चर किया था। और इनिशियली मैनी पीपल सॉ नेपोलियन एज लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। तो देखिए दूसरे देश जिस रीजन को कैप्चर किया था नेपोलियन ने, वहाँ पर लोगों ने नेपोलियन को समझा कि वो एक तरह का लिबरेटर है, एक तरह का हीरो है जो कि उन सभी को आज़ादी दिला सकता है। लेकिन जल्दी ही बात पूरी तरह से पलट गई। नेपोलियन की जो आर्मी थी उसे जल्दी ही इन्वेडर के रूप में देखा जाने लगा कि ये नहीं है, सही नहीं है, ये हमारे इलाकों को कैप्चर कर रहा है, हमें कैप्चर कर रहा है, हम पर ज़बरदस्ती ये राजा बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का व्यू लोगों में आने लगा। तो नेपोलियन जो था उसकी फाइनली हार हुई थी वाटरलू में 1815 में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं और याद करना भी चाहिए क्योंकि वाटरलू बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, पूरे यूरोप की हिस्ट्री को उसने चेंज कर दिया था। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑफ पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। तो देखिए ऐसा नहीं है कि वो कैप्चर कर रहा था तो वहाँ पर सिर्फ उसने मॉडर्नाइज किया वहाँ के सिस्टम को। उसने आइडिया ऑफ लिबर्टी, मॉडर्न लॉज, तो आइडिया ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, इन सभी चीज़ों को भी वहाँ ले गया क्योंकि फ्रांस में ये चीज़ें पहले से हो रही थी और वहाँ दूसरे देशों के लोगों तक भी ये बातें पहुँची और लोगों ने इन चीज़ों को तब सही तरीके से समझा या फिर सही तरीके से उनके दिमाग में बैठी जब नेपोलियन काफ़ी पहले ही जा चुका था। The idea of liberty and democratic rights were most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal system तो देखिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी बात ये थी कि आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, जनतांत्रिक अधिकार और लिबर्टी का आइडिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी पूरे वर्ल्ड के सामने। तो ये आइडियाज़ धीरे धीरे फ्रांस से पूरे यूरोप में फैल गए 19th सेंचुरी में, जहाँ पर जो फ्यूडल सिस्टम था उन्हें एबोलिश कर दिया गया। कोलोनाइज पीपल रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सोवरेन नेशन स्टेट। तो जो कोलोनाइज स्टेट थे जैसे कि इंडिया हो गया या फिर अफ्रीका के बहुत सारे रीजन, वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे जो काम कर रहे थे आज़ादी के लिए या फिर खुद को आज़ाद करना चाहते थे, उन्होंने आइडिया ऑफ फ्रीडम को उस पर काम किया और उस पर काफ़ी गहन चिंतन किया और उस पर अपने व्यूज़ दिए। और इसमें नाम आप ले सकते हैं टीपू सुल्तान का या फिर राजा राम मोहन राय का। ये दो एग्जाम्पल हैं जो कि इन आइडियाज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे थे जो कि रिवॉल्यूशनरी फ्रांस से आ रहे थे। तो ये हमारा हो गया चैप्टर ख़त्म, क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट। इसके अलावा जो ऐसे बॉक्स भी हैं इन सभी को आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।